बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा उन्वान है इखलाकी कहानी। जी तो बेटा, आज की कहानी से पहले आपको मैं कहानी लिखने से मुतालिक चंद अहम हिदायत देना ज़रूरी समझूंगी। कहानी जो कि जमात दहम में आपका 5 नंबर का सवाल है, इससे पहले भी आप मुख्तलिफ ग्रेड्स में जो है मुख्तलिफ नामों से कहानियां पढ़ते आए हैं, जैसे शेर का घर, इत्तफाक की बरकत, लालच बुरी बला है, अंगूर खट्टे हैं और कौम की खातिर इसार वगैरह वगैरह बेशुमार कहानियां आपने पढ़ी। तो अक्सर बच्चे मुझसे ये सवाल करते हैं कि मिस हम कोई सी भी कहानी अपने अल्फाज में लिख सकते हैं? तो बेटा, जो इखलाकी कहानियां होती हैं ये चूंकि नस्ल दर नस्ल चली आ रही हैं और हर कहानी में जो है कोई ना कोई इखलाकी सबक होता है, बल्कि बाज जो कहानियां होती हैं वो तो कई किस्म के इखलाकी सबक से भरपूर होती हैं। लिहाजा जो ऐसी कहानियां होती हैं वो इंसानों यानी हम अफराद और कौम की इस्लाह और उनके अंदर अच्छी खूबियां पैदा करने और बुराइयों से बचाने में बड़ी अहम साबित होती हैं, बहुत मददगार होती हैं। तो लिहाजा आपकी किताब में जैसे शेर का घर या सच की बरकत, जैसा कि आप अभी तक वो एक किसान की कहानी पढ़ते आ रहे हैं, तो इत्तफाक में बरकत है या सच की कहानी शेख अब्दुल कादर जिलानी की हिकायत भी कहते हैं कहानी को आप पढ़ते आ रहे हैं। तो आपके सिलेबस में बेटा जो स्पेसिफिक कहानियां शामिल हैं, आपको वही कहानी याद करनी है और वही कहानी लिखनी है, नंबर 1। दूसरी बात ये कि जब भी आप कहानी लिखें तो माजी की बात को हाजिर के सीगे में ना लिखें बेटा, क्योंकि कहानी जो है वो माजी से मुतल्लिक होती है, यानी गुजरे हुए जमाने से मुतल्लिक होती है। लिहाजा कहानी जो है हमेशा सीगे माजी में तहरीर करें और जुबान जो है सादा और रोजमर्रा के मुताबिक होनी चाहिए। यानी जैसे इत्तफाक में बरकत जो किसान के चारों बेटों की कहानी है, आप उसको अपने सादा अल्फाज में लिख सकते हैं। कहानी वही होनी चाहिए किसान के चारों बेटों के बारे में और किसान के बारे में, लेकिन आप उसे अपने अल्फाज में, सादा अल्फाज में लिख सकते हैं। और कहानी में जो है वो एक रब्त जरूर होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, एक तो सबसे अहम बात ये कि आपने माजी के सीगे में इस्तेमाल करनी। जैसा कि आपने हर कहानी के शुरू में देखा कि एक जंगल में एक शेर रहता था, या एक किसान के 4 बेटे थे, या किसी जंगल में एक बहुत सेहतमंद हाथी रहता था। इसी तरह से एक दफा एक नौजवान जो है दरिया के किनारे अपनी भेड़ें चराया करता था, या एक जंगल में 2 बैल रहते थे। इसी तरह से शाम करीब थी। तो हमेशा आपने देखा होगा कि कहानियां जो है वो माजी के सीगे में होती हैं। लिहाजा ये तो थी बेटा कहानी से मुतालिक चंद अहम हदायत। अहम बात, आप कहानी का नतीजा जरूर लिखेंगे। कहानी के अगर 5 नंबर हैं तो 4 नंबर जो है वो कहानी के मटेरियल के होते हैं और हमेशा 1 नंबर जो है वो कहानी के नतीजे का होता है, यानी जिसको आप इखलाकी सबक भी कहते हैं। अगर आपने मुकम्मल कहानी लिख दी और कहानी का नतीजा नहीं लिखा तो बेशक आपने कहानी मुकम्मल लिखी है, लेकिन आपको फिर भी जो है वो 4 नंबर ही कहानी के मिलेंगे, 5 नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो लिहाजा ये बात आपने याद रखनी है कि कहानी के नतीजे का 1 नंबर है। लिहाजा यहाँ पर आप लिखेंगे इखलाकी सबक या नतीजा, और इसी तरह से ये अलामत लगा के, जैसे कि अगर सपोज कहानी है कौम की खातिर इसार, तो आप उसका नतीजा लिखेंगे कि एक शख्स की कुर्बानी पूरी कौम का इकबाल बुलंद करती है। या इसी तरह से अगर कोई दूसरी कहानी है तो जो भी उस कहानी के मुताबिक उसका मोरल लेसन, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, ये अखलाकी सबक या नतीजा है, वो आपने जरूर लिखना है। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी का उन्वान है कौम की खातिर इसार, जिसका इखलाकी सबक या नतीजा है कि एक शख्स की कुर्बानी पूरी कौम का इकबाल बन जाती है। इकबाल कहते हैं बुलंदी या उरूज का बायस। तो बेटा, ये सवाल आपको बोर्ड के एग्जाम में 2 तरह से आ सकता है कि कौम की खातिर इसार के मौजू पर कहानी लिखे,
या एक कहानी लिखें जिसका इखलाकी सबक है कि एक शख्स की कुर्बानी पूरी कौम का इकबाल बन जाती है। कौम की खातिर ईसार। एक था जंगल जिसके एक हिस्से में रीछ रहा करते थे और दूसरे हिस्से में बंदर। एक दिन रीछों के जी में आई, यानी उनके दिल में आई कि क्यों ना सारे जंगल पर कब्जा कर ले। चुनाचे, ये बेटा चुनाचे दो तरह से लिखते हैं, लिहाजा आप किसी तरह से भी लिख सकते हैं। उन्होंने बंदरों पर हमला किया और इन्हें मार मार कर भगा दिया और सारे जंगल पर कब्जा कर लिया। बंदरों से इनका वतन छिना या छिन गया। जंगल के फल छूटे, यानी जंगल के फलों को वो तरस गए। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कहानी का कंटेंट वही होना चाहिए, लेकिन उससे आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। अब जो लाइनें मैं दो तरह से पढ़ रही हूँ, आप किसी तरीके से भी लिख सकते हैं कि बंदरों से इनका वतन छिन गया, जंगल के फल खाने को वो तरस गए और वो हैरानो परेशान आवारागर्दी करने लगे और वो दर बदर हो गए या भटक गए, क्योंकि जाहिर है उनसे उनका घर छिन गया और खाने को तरस गए और इधर उधर दर बदर हो गए। ये हाल देखकर एक बंदर का बहुत दिल कुढ़ा, यानी उसका दिल बहुत दुखा। उसने सबको जमा कर लिया और कहा, मेरी बात मानो, मुझे जख्मी कर दो, जगह जगह से खाल नोच लो और जहां से हमें निकाला गया है वहीं फेंक दो। अब इसको अगर एक कहानी समझकर आप एक दफा पढ़ लेंगे ना बेटा, तो ये आपके जहन में बैठ जाएगा। और उसके बाद एक पेपर ले और उस पर जो मुश्किल अल्फाज हैं जिनकी इमला में आपको थोड़ी सी टेंशन है, आपको लगता है कि मैं ये लफ्ज गलत लिखूंगी या लिखूंगा, तो उस लफ्ज की इमला की मशक कर लें। तो इतनी सी बात है, आपका ये 5 नंबर का सवाल जो है कभी भी आप जो है आप मिस नहीं करेंगे। तो वो बंदर जो है वो सबको इकट्ठा करता है और कहता है, मेरी बात मानो, मुझे जख्मी कर दो, जगह जगह से खाल नोच लो, यानी मेरी जगह जगह से यानी खाल को उतार दो और जहां से हमें निकाला गया है वहीं फेंक दो, यानी जंगल में जाकर मुझे फेंको। मैं कुछ तदबीर करूंगा, यानी कोई ना कोई हल निकालूंगा। तदबीर करना, हल निकालना। मैं कोई ना कोई हल निकालूंगा। अब आप ये भी लिख सकते हैं, और रीछों की बला से निजात मिल जाएगी, या रीछों से हमें निजात मिल जाएगी और तुम्हें अपना वतन वापस मिल जाएगा, या ये भी कि हम जंगल में वापस जा सकेंगे। बंदर ऐसे गमगुसार और इसार मन से ये सलूक करना तो ना चाहते थे, यानी कि जाहिर है जो उसके बाकी साथी बंदर जिनको उसने इकट्ठा किया था, ऐसे गमगुसार कहते हैं गम बांटने वाला, और ये लफ्ज जो है आपने अपनी नात में पढ़ा है। और इसारमंद से यानी कुर्बानी देने वाले से, यानी वो इतनी अच्छी तरकीब बता रहा था तो उससे वो ये सलूक, ज़ाहिर है कोई भी नहीं चाहता कि वो अपने किसी साथी या दोस्त को जख्मी कर दे और फिर उसे दुश्मनों के सामने फेंक आए, लेकिन वो आखिरकार मान गए और इस बंदर को अदमुआ करके डाल दिया। अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, और उस बंदर को इतना जख्मी कर दिया कि वो मरने के करीब हो गया और उसे जंगल में फेंक आए। रीछों ने एक बंदर को जख्मी देखा, यानी जाहिर है वो उसे जंगल में फेंक आए थे तो जंगल में रीछ थे। रीछों ने एक बंदर, और इस तरह से बेटा पैराग्राफ की शक्ल में आपने कहानी लिखनी है। आपने देखा है कि अब ये देखें सेकंड पैराग्राफ शुरू है, रीछों ने। और पैराग्राफ लिखने का आपको क्लास में तो टीचर कई दफ़ा बता चुकी होंगी कि पैराग्राफ कैसे स्टार्ट किया जाता है और पैराग्राफ क्या फॉर्म। ये देखा आपने कि तमाम पैराग्राफ जो है एक फिंगर स्पेस से एक ही जगह से शुरू हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई पैराग्राफ आप यहाँ से शुरू कर लें या यहाँ से शुरू कर लें, ऐसा नहीं होता बेटा। तो रीछों ने एक बंदर को जख्मी देखा और पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें मालूम ना था कि हम इस जंगल के वाहिद मालिक हैं? और ये देखें, इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन सवालिया जुमला लिखे तो उसके सामने आपने सवालिया निशान लगाना है। जख्मी बंदर ने आहें भरते हुए जवाब दिया। अब ये चूंकि बंदर की स्टेटमेंट है, उसका बयानिया है, उसकी बात है, तो इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है कि जख्मी बंदर ने दुख भरे अंदाज में जवाब दिया कि मैंने अपने साथियों को तुम्हारा गुलाम बनकर रहने को कहा। अब वो बंदर थोड़ी चालाकी दिखाता है और कहता है कि मैंने तो जो बाकी बंदर थे उनको कहा कि कोई बात नहीं, हम वापस जाके माफी मांग लेते हैं और रीछों के गुलाम बनकर रहते हैं, तो उन्होंने मेरा मार मार कर ये हाल कर दिया।
अब वो एक ऐसे जंगल में चले गए हैं जहाँ हर तरफ हरी भरी घास का फर्श बिछा हुआ है। अब वो उनके मतलब चालाकी से उनके सामने ऐसा सीन बयान करता है कि वो अब सारे मेरे जो बंदर साथी हैं वो उनको एक ऐसा जंगल मिल गया है कि जहाँ हर तरफ हरी भरी घास है और ठंडे चश्मे पानी उगल रहे हैं, यानी पानी के ठंडे ठंडे चश्मे हैं। फलदार दरख्त के बेशुमार जंगल हैं। और जंगल क्या है, बंदर मान गया। उन्होंने एक रीछ पर बंदर को लाद दिया और सारे रीछ बंदर की रहनुमाई में चल पड़े। चूंकि बेटा बंदर जख्मी था ना, इसलिए उन्होंने एक रीछ पर उसको लाद दिया और सारे रीछ बंदर के पीछे पीछे चल पड़े। रात भर चलते रहे। एक जगह मामूली कीचड़ थी। कीचड़ चूंकि मुन्नस है तो इसलिए आपने कीचड़ थी लिखना है। और इससे आगे गहरी दलदल। दलदल कहते हैं बेटा गहरे कीचड़ को, कि उस बहुत ज्यादा जो गहरा होता है और उसमें अगर बादल ना खास्ता अल्लाह कभी ना करे, अगर इंसान या कोई जानवर पाँव रखते तो फिर वो उसमें धंसता चला जाता है। बंदर ने कहा इस दलदल से आगे वो जंगल है जिसे जन्नत नजीर कहा जाता है। जन्नत नजीर से मुराद है जन्नत का टुकड़ा, या जो बिल्कुल जन्नत जैसा लगता है। ठीक है, जन्नत की मिसाल। जन्नत नजीर का मतलब है जन्नत की मिसाल। बंदर ने कहा इस दलदल से आगे वो जंगल है जिसे जन्नत की मिसाल या जन्नत जैसा कहा जाता है। तुम बेखतर बढ़ो, यानी बगैर किसी खतरे के या बगैर किसी परेशानी के आगे बढ़ो और मेरे पीछे पीछे आओ। रीछ आगे बढ़ते गए और दलदल में धंसते गए। हत्ता के जाहिर है बेटा जो रीछ आगे जाता था वो दलदल में धंसता गया। जाहिर है वो उस कीचड़ से तो नहीं निकल सकते थे, और उनको शक इसलिए नहीं हुआ कि बंदर खुद सबसे आगे था। हत्ता आखिरकार के आखिरी रीछ तक दलदल के पेट में उतर गया। ये दलदल के पेट में इसलिए लिखा है कि सब उसके अंदर धंस गए और मर गए। अगली सुबह को सारा जंगल सुनसान हो गया, वीरान हो गया। किसी रीछ का पता तक न था। बंदर खुशी मनाते हुए वापस आए और सारे जंगल के मालिक बन गए। एक बंदर का ये इसार कहते हैं बेटा कुर्बानी को। एक बंदर का ये इसार सारी कौम का इकबाल बन गया। और आखिर में जैसा कि मैंने अब आपको बताया कि नतीजा आप जरूर लिखेंगे, तो इसी तरह से आप नतीजा और नतीजे के सामने तफसीलिया की अलामत लगा के अगली लाइन पे लिखेंगे कि एक शख्स का इसार पूरी कौम का इकबाल बन जाता है। आप कहानी का नतीजा जरूर लिखेंगे। कहानी के अगर 5 नंबर हैं तो 4 नंबर जो है वो कहानी के मटेरियल के होते हैं, और हमेशा 1 नंबर जो है वो कहानी के नतीजे का होता है, यानी जिसको आप इखलाकी सबक भी कहते हैं। अगर आपने मुकम्मल कहानी लिख दी और कहानी का नतीजा नहीं लिखा तो बेशक आपने कहानी मुकम्मल लिखी है, लेकिन आपको फिर भी जो है वो 4 नंबर ही कहानी के मिलेंगे, 5 नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो लिहाजा ये बात आपने याद रखिए कि कहानी के नतीजे का 1 नंबर है। लिहाजा यहाँ पर आप लिखेंगे इखलाकी सबक या नतीजा, और इसी तरह से ये अलामत लगा के, जैसे कि अगर सपोज कहानी है कौम की खातिर इसार, तो आप उसका नतीजा लिखेंगे कि एक शख्स की कुर्बानी पूरी कौम का इकबाल बुलंद करती है। या इसी तरह से अगर कोई दूसरी कहानी है तो जो भी उस कहानी के मुताबिक उसका मोरल लेसन, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, या इखलाकी सबक या नतीजा है, वो आपने जरूर लिखना है।